जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी के बीच हम पुनः आज उपस्थित हुए हैं आपके YouTube चैनल कौशल GKGS क्लासेस पर। और आज का जो क्लास होने वाला है वह सबसे बेहतरीन क्लास होने वाला है, क्योंकि हम दिन ब दिन जो है कि एक नए कंटेंट के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होते हैं, जिससे कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वह अच्छे से जो है कि क्लियर हो जाए। तो आगे आप देख रहे होंगे दिन ब दिन जो है कि आपका BSSC का एग्ज़ाम हो या NTPC का एग्ज़ाम हो या ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या SSC GD का एग्ज़ाम हो या बिहार SI, बिहार दरोगा, ये सब बिहार SI या बिहार पुलिस का जो है कि आप लोगों के लिए देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन जल्दी जारी होने वाला है। कभी भी बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आ सकता है और बिहार पुलिस का दोबारा आ सकता है। तो आप लोग लगातार मेहनत कीजिए। और झारखंड SSC का जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें GKGS के लिए और करंट अफेयर्स के लिए आप लोग लगातार मेहनत कीजिएगा मेरे साथ। तो चलिए, और आप लोग को बता दें, आप लोग जितने भी छात्र हमको रेगुलर रूप से फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए हम बता दें कि आप लोग जो है कि टेलीग्राम चैनल पर जो है कि आप लोग जो है कि रात में 10 बजे हम टेस्ट स्टार्ट किए हैं 50 प्रश्न का, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि GKGS और करंट अफेयर से संबंधित रहता है। आप लोग रेगुलर रूप से उसको टेस्ट लगाइए, ठीक है। हम पर्सनल हम अपने से वही क्वेश्चन को उसको बनाते हैं डेली मेहनत करके। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उसमें भाग लीजिए, और उसका लिंक जो है कि हम लोग डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग वहाँ से जुड़ जाइएगा और रात के 10 बजे प्रतिदिन आप लोग जो है कि उस टेस्ट को लगाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट डाउन करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, बिना कोई समय गवाए हम लोग आज के इस 40 मिनट के सेशन में जो है कि बहुत कुछ याद रखने का प्रयास करेंगे। आपको पढ़ने का तो बहुत जगह पढ़ते होंगे, लेकिन आपके माइंड में जो याद रहता होगा, जो लगातार हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, तो चलिए उसी को दोहराते हुए आज हम लोग जो है कि पुनः हम आपका 40 मिनट लेते हैं, लेकिन आपको दिन भर का कोटा पूरा कर देंगे। तो चलिए, सबसे पहले आज का मोटिवेशनल क्वोट। आज का मोटिवेशनल क्वोट है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, ठीक है। इसीलिए आप सबसे बेस्ट हैं, आप सबसे बेस्ट हैं, यानी आपसे बेहतर कोई नहीं है। आप यही सोच के चलिए। एक व्यक्ति का नाम आप लोग सुने होंगे, अनुपम खेर, जो फिल्म जगत के बहुत बड़े हस्ती रखते हैं। उनका एक पुस्तक भी है कि जो हैं आप ही हैं, यानी सबसे बेहतर आप हैं दुनिया में। भले आपको जो है कि कोई कुछ बोल दे, लेकिन सबसे बेहतर और जो भी आपको करना है, आपको खुद के दम पे करना है। और चलिए, इसी के साथ हम आज को मोटिवेशनल क्वोट के साथ जो है कि आज का शुरुआत करते हैं, जो है कि बहुत सारे प्रश्न को करेंगे। सबसे पहले हम इतिहास के प्रश्न को देखने वाले हैं, उसके बाद जो है कि हम लोग आगे आपको विविध का देखेंगे, करंट अफेयर्स का देखेंगे, SPD का देखेंगे, पॉलिटी का देखेंगे, ज्योग्राफी का देखेंगे, बहुत सारे कंटेंट देखेंगे। बताइएगा, आप लोग को बताना है कि कौन सा व्यक्ति लगातार 6 वर्ष तक भारत राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। तो याद रखिएगा, भारत राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, याद रखिएगा। और 1885 में भारत राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना एवो ह्यूम के द्वारा हुआ था। और एवो ह्यूम जो थे वो एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे, साथ ही असैनिक सेवक भी थे। इसका संबंध स्कॉटलैंड से था, याद रखिएगा। और इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। और इसके द्वारा स्थापना, याद रखिएगा, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय जो है कि मुंबई में जो है वहीं पर इसका स्थापना किया गया। और याद रखिएगा, कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे? तो याद रखिएगा, WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। और WC बनर्जी जो है लगभग 1903 ईस्वी तक जो है कि कांग्रेस के महामंत्री के पदभार भी लिए थे, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो याद रखिएगा, कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। वहीं भारत राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी, याद रखिएगा, 1917 में कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी, याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन में। वहीं 1925 में पहली भारतीय महिला बनती है सरोजनी नायडू, कानपुर अधिवेशन में, याद रखेगा, 1925 में। वहीं 1933 में तीसरी महिला बनती है आपका भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नलिनी सेनगुप्ता। और ये भी कहां से? तो याद रखिएगा, आपका कलकत्ता अधिवेशन में। तो 1917 में पहली महिला, ठीक है। और 17 में 8 जुड़ेगा तो 1925 पूरेगा। तो 1925 में आपका जो है कि पहली भारतीय महिला, ठीक है, ओवरऑल महिला में दूसरी, लेकिन पहली भारतीय महिला बनी है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि 1925 में 8 जोड़िएगा तो 1933 मिलेगा। तो 1933 में जो है कि आपका तीसरी
महिला बनी है, याद रखिएगा, ठीक है। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में एकमात्र बार अध्यक्ष कौन बने हैं, तो महात्मा गांधी बने हैं, याद रखिएगा, 1924 में बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में है। वहीं आप अगर बात करते हैं तो 1911 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन में जो है कि याद रखिएगा जन गण मन गाया गया था। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा कौन थे, बिशन नारायण धर थे। वहीं 1896 में जो है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा जो कौन थे, याद रखिएगा जो है कि रहमतुल्लाह सयानी थे। और राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं और राष्ट्रगान जन गण मन गाने में 52 सेकंड लगते हैं। और राष्ट्रगान में कुल कितने पद हैं, तो कुल 5 पद हैं, याद रखिएगा। और राष्ट्रगान को संक्षिप्त समय कितना लगता है गाने में, तो 20 सेकंड। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड, लेकिन राष्ट्रगान को गाने में संक्षिप्त समय कितना लगता है, तो 20 सेकंड लगता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन था कौन सा व्यक्ति लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है। तो लगातार 6 वर्षों तक जो रहा है या फिर सबसे अधिक दिन तक रहा है, या वही व्यक्ति जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद, और उनका उम्र मात्र 35 वर्ष हो रहा था। वहीं सबसे लंबे दिनों तक भी कौन रहे हैं, तो अबुल कलाम आजाद रहे हैं 1940 से लेकर 1946 तक। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का के अध्यक्ष जो थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे, तो याद रखिएगा अबुल कलाम आजाद थे। और अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बनते हैं। और अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया पहला पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या नाम है, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखिएगा अबुल कलाम आजाद। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी अबुल कलाम आजाद बने हैं, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं, एक सेकंड, थोड़ा चाय का भी मजा बीच बीच में आप लोग लीजिए। कल पानी और दूध के बात कर रहे थे, लेकिन आज चाय का बात हम लोग करेंगे। तो आप लोग भी साथ में जो है कि चाय बना के पीते रहिएगा, लेकिन कंटेंट में और अपने मेहनत में थोड़ा सा भी कमी नहीं लाने दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा चाय का मजा लेते हैं। अरे यार, देखिएगा आप लोग का जो है कि सपोर्ट कीजिए हमको भी पीने में, क्योंकि आप लोग बात कर रहे होंगे इसलिए थोड़ा खांसी भी आ गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी। तो भारत राष्ट्र कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति, कृषि का मतलब खेती, खेती का मतलब होता है गांव सब में खेती होता है। तो आप लोग को पता है भारत राष्ट्र कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था ना गांव में, वह फैजपुर में हुआ था। कहाँ में हुआ था, फैजपुर में। और फैजपुर जो है ना वह महाराष्ट्र में पड़ता है। कम पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है फैजपुर। और यहीं पर जो है कि अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे अध्यक्षता। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पहला भारत राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन का नाम बताएं जो गांव में आयोजित किया गया था। तो मारिएगा फैजपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, फैजपुर। और इसका अध्यक्ष कौन था, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी अधिवेशन में कृषि पर बल दिया गया था या फिर कृषि की चर्चा की गई थी। क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा किस अधिवेशन में, तो फैजपुर अधिवेशन में। किस अधिवेशन है, फैजपुर। तो अगर कृषि नीति पूछेगा ना तो कृषि मतलब गांव, गांव मतलब फैजपुर, फैजपुर मतलब जवाहरलाल नेहरू। समझ में आ गया, ये सब क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और भारत के पहले विदेश मंत्री भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। वहीं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है एक आपका जो दुनिया जानता है आपका क्या, तो आप लोग को पता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सब जानता है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। लेकिन अगर पूछ देगा ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के जो लेखक हैं वह भी जवाहरलाल नेहरू हैं, याद रखिएगा। और भारत के अंदर में जो है कि राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष भी जो बने थे जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्रमंडल के साथ साथ भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। वहीं संघ समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं आपका अगर बात करते हैं हम लोग संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। लेकिन प्रांत करके पूछ देगा तो प्रांत करके में आपका समिति का आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा, सरदार। प्रांत का मतलब होता है आपको पता है छोटे छोटे प्रांत को एकजुट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी उनके जन्म दिवस पे मनाते हैं। और इनका सबसे ऊंची मूर्ति का नाम है
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि 2018 में नरेंद्र मोदी ने जो है कि उद्घाटन किए थे, याद रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बापू माई मदर शीर्षक स्मरण किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखिएगा मनु बहन ने लिखा है। किसने लिखा है? मनु बहन। तो बापू यानी महात्मा गांधी, भारत का बापू के नाम से महात्मा गांधी को जानते हैं, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि जब महात्मा गांधी का निधन हो गया था 1948 में 30 जनवरी के दिन उनको गोली मारकर जो हत्या कर दिया गया था, तो किस व्यक्ति का कथन था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि महात्मा गांधी के निधन होने पर किस महापुरुष का कथन था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो समझिएगा जवाहरलाल नेहरू। किसने कहे हैं? जवाहरलाल नेहरू ने कहे हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है यूटियो द्वारा लिखित स्प्रिंग टाइगर नामक पुस्तक किसकी जीवनी है? बहुत मस्त सवाल। एक व्यक्ति थे अंग्रेज जिसका नाम है यूटियो। क्या नाम है? यूटियो। आप लोग को कंटेंट ये सब बहुत जगह नहीं मिलेगा, आप लोग आराम से पढ़िएगा और लूसेंट वगैरह आराम से कवर करवा रहे हैं एक पेज करके, आप टेंशन नहीं लीजिए, उसमें जितना कंटेंट है आप लोग को बता देंगे। बताइएगा यूटियो द्वारा लिखित स्प्रिंगिंग टाइगर नामक पुस्तक किसकी जीवनी है? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। किसकी जीवनी है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो एक टाइगर के रूप में काम करते थे। तो याद रख लीजिएगा आप लोग स्प्रिंगिंग टाइगर नामक जीवनी किसकी है? तो याद रखिएगा स्प्रिंग टाइगर नामक जीवनी किसकी है? याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। और सुभाष चंद्र बोस ने एक पुस्तक का रचना किया है जिनका नाम है इंडियन स्ट्रगल। क्या नाम है? इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस हैं। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी का द्वारा रचित एक पुस्तक था हिंद स्वराज। कौन सा पुस्तक? हिंद स्वराज पुस्तक का रचना उन्होंने जो किए थे 1909 में किए थे। कब किए थे? 1909 में। याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन का रचना इन्होंने 1903 में किए हैं। इंडियन ओपिनियन का रचना इन्होंने 1903 में किए हैं। 1909 में इन्होंने जो है कि हिंद स्वराज पुस्तक का रचना किया है। जो किए थे हिंद स्वराज पुस्तक का रचना वह गुजराती भाषा में किए थे। किस भाषा में? गुजराती भाषा में किए थे। और उसी पुस्तक में याद रखिएगा महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, ये ब्रिटेन का जो संसद है, उसको बांझ या फिर उसको वेश्या की भांति के रूप में जो है कि यह उस रूप में पुकारा है। तो किस पुस्तक में? हिंद स्वराज। तो सीधा भी क्वेश्चन पूछता है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। नवजीवन पुस्तक के लेखक भी कौन है? महात्मा गांधी। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक भी कौन है? महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन नाम का समाचार पत्र का प्रकाशन भी किसने किया दक्षिण अफ्रीका में? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी किए हैं। ये सब बहुत फेमस पुस्तक है, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि गांधी जी की आत्मकथा बहुत फेमस, गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किस भाषा में लिखी गई है? तो याद रखिएगा गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया किसकी पुस्तक है? देखिए अभी तक हम चारे को पॉलिटिक्स बता रहे थे, लेकिन 55 नंबर का अभी पॉलिटिक्स से संबंधित पुस्तक आ गया। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक है रजनी कोठारी। कौन है? रजनी कोठारी। पॉलिटिक्स इन इंडिया यानी इंडिया में पॉलिटिक्स होगा तो भैया सब कोठारी साहब रहते हैं। कौन साहब? कोठारी साहब। तो याद रखिएगा, फिर से एक बार रिकॉल करवाते हैं पॉलिटिक्स से संबंधित पुस्तक। अगर पूछेगा सिर्फ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु है। लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ चरखा पुस्तक के लेखक जेबी कृपलानी है। वहीं अगर पूछेगा पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ पुस्तक के लेखक सबा नकवी है। वहीं पूछेगा ग्रामर, अच्छा अरे भैया ग्रामर तो अब लसक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लसक जाएंगे ग्रामर बनाने में।
तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हो गया लास्की। कौन हो गया? लास्की, जो लगातार रहते होंगे 100 में 100% माइंड में फिट बैठ रहा होगा, यह मेरा गारंटी है। जो पढ़ने में कमजोर भी होइएगा उनको भी जो है कि माथा में घुस रहा होगा बात, ठीक है, आप लगातार रहिएगा। वहीं पॉलिटिक्स इन इंडिया कौन हो गया? तो कोठारी साहब। पॉलिटिक्स इन इंडिया कौन हो गया? तो कोठारी साहब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो आपको पता है गीतांजलि पुस्तक का रचना जो किया गया था वो किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और इसी गीतांजलि पुस्तक के लिए उनको जो है कि एशिया के पहले व्यक्ति बने थे 1913 में, जो है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति जो बने हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर बने थे। कब बने थे? तो याद रखिएगा 1913 में बने थे। कब बने थे? 1913 में। लेकिन उस पुस्तक का रचना उन्होंने उससे भी पहले किए थे, इन्हें 1913 में रचना किया है, 1913 से पहले ही रचना किए थे, याद रखिएगा। और इसका अंग्रेजी अनुवाद 1912 में किया गया था। कब किया गया था? 1912 में किया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी 12 में प्रकाशित किया गया था, लेकिन इसका रचना उससे भी पहले 1910 में W.B. इट्स ने अंग्रेजी भाषा में किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका वंदे मातरम किसके द्वारा रचित है? तो वंदे मातरम जो है वो अरविंद घोष के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? अरविंद घोष। वंदे मातरम अरविंद घोष। लेकिन वंदे मातरम के रचयिता कौन है, जो कि हम लोग का राष्ट्रगीत है? याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक फरीद जकारिया है। कौन है? फरीद जकारिया है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक सर वेलेंटाइन सिरोल है। आप लोग पढ़े होंगे। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर वेलेंटाइन सिरोल है। वहीं इंडियन अनरेस्ट के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो याद रखिएगा, आप लोग को पता है भारतीय अशांति का पिता जो कहा जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, यानी भारत में अशांति फैलाने का काम किए थे, अंग्रेजों के विरुद्ध आदमियों को भड़काए थे कि जल्दी जल्दी से आप लोग आवाज उठाइए, नहीं तो जो है कि अंग्रेज बहुत भयानक तरीके से भारत को घेर रहे हैं। तो इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक सर वेलेंटाइन सिरोल है। लेकिन इंडियन अनरेस्ट के नाम से या भारतीय अशांति के पिता के नाम से किसको जानते हैं? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। और बाल गंगाधर तिलक जो थे वो एक गरम दल से संबंधित थे, ठीक है, गरम दल के नेता थे। आपको बताए थे लाल बाल पाल, तीनों गरम दल से थे। तो इसमें से जो आपका बाल गंगाधर तिलक थे, तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के पिता के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा चाय को हरा सोना कहते हैं। प्रतिवर्ष विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर को मनाते हैं। चाय जो सबसे अधिक होती है वो लेटेराइट मिट्टी में होती है। और चाय का उत्पादन सबसे अधिक असम करती है। और चाय में थिन नाम का जो है कि उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है, जो कि मेरे माइंड को उत्तेजित करने का काम कर रहे हैं। बताइएगा अगला सवाल आप लोग को बताना है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार यह समाचार पत्र किसने शुरू किया? आपको बहुत दिन पहले हम जुगाड़ देते थे। फ्री हिंदुस्तान, आपको पता है जब गाय भैंस वगैरह जब मारने वाली रहती है ना, या फिर मरखंडी रहती है, हम लोग गांव बसा में यूज करते हैं, जैसे गाय जो मारती है, मारने के लिए दौड़ती है आदमी को, तो उसको मरखंडी गाय कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा वो कब मारने के लिए दौड़ती है? जब वो फ्री रहती है। क्या रहती है? फ्री रहती है। यानी जब उसको नाक में जो है कि हम लोग रस्सी दे के उसको नाथते हैं। क्या करते हैं? नाथते हैं ऐसे करके, ठीक है। तब हम लोग जो है कि उसको नाथ पकड़ते हैं, तो वो जो है कि बस में आ जाती है, कैसो हिलती उलती ना है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो व्यक्ति फ्री है उसको क्या चाहिए? नाथ चाहिए। क्या चाहिए? नाथ। तो अगर फ्री करके क्वेश्चन आएगा, फ्री हिंदुस्तान के रचयिता कौन है, तो माइंड में आना चाहिए जिस ऑप्शन में नाथ रहेगा। तो याद रखिएगा तारक नाथ दास। क्या मारिएगा? तारक नाथ दास। आगे बढ़ते हैं, बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र का संपादन करते थे? तो याद रखिएगा केसरी और मराठा का। केसरी और मराठा का। केसरी और मराठा का याद रखिएगा। केसरी और मराठा का। और मराठा जो समाचार पत्र था ना, इन्हें समझिएगा कि मराठा नाम का समाचार पत्र था, लेकिन वह मराठा भाषा में या मराठी भाषा में नहीं छपता था। वह छपता था आपका अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? मराठी छपता था अंग्रेजी भाषा में। और उधर आपका जो केसरी था वह छपता था आपका मराठी में। केसरी छपता था मराठी में, लेकिन बेचारा मराठी में छपेगा नहीं,
तो मराठी अंग्रेजी में। वहीं आपका बाल गंगाधर तिलक ने भारत राष्ट्र कांग्रेस को कहा था कि भारत राष्ट्र कांग्रेस जो है वह एक मेढक के तरह साल में सिर्फ टर करने का काम करती है। आपको पता है भारत राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन साल के अंत में होता था, इसीलिए साल के अंत में टर करके फिर से चुप हो जाता था, कहीं कुछ नहीं होता था, इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने ऐसे सेंटेंस को जो है कि व्यक्त किए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं। और सुभाष चंद्र बोस के जीवनी का नाम क्या है? तो स्प्रिंगिंग टाइगर। बहुत मस्त पुस्तक है स्प्रिंगिंग टाइगर, जिसके रचयिता है ह्यूटियो। कौन है? ह्यूटियो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, ऑटोबायोग्राफी राइटिंग्स ऑटोबायोग्राफी राइटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय है। और अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक भी कौन है? तो लाला लाजपत राय है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल किसको मानी जाती है? तो बंगाली भाषा का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है आनंद मठ। कौन है? आनंद मठ। आपको पता है आनंद मठ जो पुस्तक है उसका रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है, याद रखिएगा। और उसी आनंद मठ से हम लोग राष्ट्रगीत को भी ग्रहण किए हैं, और याद रखिएगा वो बंगाली भाषा में लिखा हुआ था हमारा राष्ट्रगीत, याद रखिएगा। और याद रखिएगा इसके रचयिता कौन थे? आपके बंकिम चंद्र चटर्जी, इसीलिए बंगाली देशभक्ति की बाइबिल के नाम से आनंद मठ को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, मराठी पाक्षिक पत्रिका बहिष्कृत भारत को किसने शुरू किया था? तो आपको पता है छोटा मोटा कास्ट जो रहता था ना, आपका छोटा मोटा कास्ट यानी या फिर आपका अनुसूचित जाति या जनजाति, तो हम लोग पहले के जमाने में क्या करते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा उसको बहिष्कृत करते थे, उसको घर पे या मंदिर पे नहीं चढ़ने देते थे। तो याद रखिएगा बहिष्कृत। और भारत के अंदर में छोटे कास्ट में सबसे बड़े नेता जो हुए हैं वो भीमराव अम्बेडकर हुए हैं। तो बहिष्कृत भारत पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और वह एक अछूत के रूप में थे, तो इसलिए एक और पुस्तक याद रखिएगा, अछूत कौन और कैसे, पुस्तक के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। और वहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक संस्था का भी स्थापना किया जिसका नाम है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, क्योंकि छोटा मोटा कास्ट जो रहता है उसको ज़्यादा श्रम करना पड़ता है या फिर श्रमिक की तरह काम करते हैं यानी लेबर के तरह। तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती प्रत्येक वर्ष हम लोग 14 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को। देखिएगा अभी जैसे आप लोग जो टेलीग्राम पे टेस्ट दे रहे होंगे, अगर हम लोग ये सब क्वेश्चन जैसे हम कर रहे हैं तो आपको यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे मिलेगा। जब वहां पर मिलेगा तो आपका जब तिबारा जब रिवीजन होगा तो समझिए ये क्वेश्चन आपसे गलती होने की संभावना ना के बराबर होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बताइएगा कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक भी बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी का एक और सेंटेंस था कांग्रेस के संदर्भ में कि कांग्रेस के लोग राजनीतिक के पदों के भूखे हैं, जो भूखा रहता है वो चट कर जाता है, यानी चटर्जी। और दुर्गेश नंदिनी के लेखक भी कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, अल हिलाल पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल का संपादन किसने किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक भी कौन है? अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद का संबंध जो था ना वो भारत से नहीं था, भले वो भारत से संबंध बाद में रखने लगे, लेकिन पहले इसका संबंध सऊदी अरब से था। कहाँ से था? सऊदी अरब से इनका जो है कि पिताजी दादाजी सब हुए हैं, याद रखिएगा सऊदी अरब से। और भारत के अंदर में जो है कि वह भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। और इन्हीं के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। वहीं अगर पूछते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो मनाते हैं 5 सितंबर को, यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के। लेकिन अगर पूछेगा आपका राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या लिटरेसी डे, तो याद रखिएगा जैसे भारत का भी साक्षरता दर लगभग 73.9% या फिर 74% के आसपास भारत का साक्षरता दर है, तो वही साक्षरता याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं 8 सितंबर को। कब मनाते हैं? 8 सितंबर। तो 3 क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, अबुल कलाम आज़ाद की जयंती, उसके बाद आपको राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर जो आप लोग इंजॉय करते हैं जो है कि कोचिंग वगैरह में। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि ये अभी क्या बताया आपको, अभी आपको बताया जो है कि आपका क्या कहते हैं साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को याद रखिएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। एक और एक्स्ट्रा फैक्ट लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। और
इसी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं और इसी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं। तो बहुत के माइंड में आया होगा, अरे यार राष्ट्रीय बालिका दिवस तो हम 11 अक्टूबर को पढ़े थे। ना, मिस नहीं कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को है, जिस दिन उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का शुरुआत किए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो समझ सकते हैं, एक पत्रकार के रूप में पत्रकारिता करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय जो बने हैं वो बाल गंगाधर तिलक ही बने हैं, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा भारत के एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जो देश की स्वतंत्रता के लिए कई बार जेल की यात्रा की है, तो बाल गंगाधर तिलक। और पहली बार भी जेल की यात्रा कौन किए हैं एक पत्रकार के रूप में? याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संपादक कर्ता कौन है? तो फिरोज शाह मेहता है। कौन है? फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल के कौन है? तो फिरोज शाह मेहता। वहीं कॉमनवेल्थ पुस्तक के या पत्रिका के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों बहुत फेमस है, दोनों का एनी बेसेंट है। दोनों का कौन है? एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, एनी बेसेंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लीडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, अभ्युदय लीडर। दोनों का है मदन मोहन मालवीय। कौन है? मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा। अभ्युदय लीडर दोनों के कौन है? मदन मोहन मालवीय है, और मदन मोहन मालवीय का उपनाम है महामना, और इन्हीं के द्वारा 1916 में, याद रखिएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी स्थापना किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, ब्रोकन विंग्स और गोल्डन थ्रेशोल्ड दोनों के रचयिता कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। कौन है? याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चलिएगा, अब हम लोग पिनाकल का करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी हम लोग दो पेज लेने का प्रयास करते हैं। बताइएगा आप लोग को बताना है कि वह टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसका संबंध अमेरिका से है और उनके द्वारा रचित आत्मकथा का नाम है ओपन एन ऑटोबायोग्राफी। तो याद रखिएगा, ओ से अगासी, ओ से ओपन, ओ से अगासी, ओ से ओपन, यानी आंद्रे अगासी का आत्मकथा का नाम है ओपन एन ऑटोबायोग्राफी, और यह एक अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे की कीर्ति का मतलब होता है उसके द्वारा बनाया गया या उसके द्वारा रचित। तो सत्यजीत रे का जैसे नाम लिए तो आपको पता होगा ये फिल्म के जगत में बहुत बड़े हस्ती थे, ठीक है। और इसी सत्यजीत रे को जो है कि पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला था, याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। सत्यजीत रे को जो है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी बहुत 1984 के आसपास यह कब मिला था? 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत हुआ, और यह पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति शायद सत्यजीत रे ही बने थे, याद रखिएगा। तो मेरा क्वेश्चन है, सत्यजीत रे की कीर्ति चाइल्डहुड डेज ए मेमोर किस भाषा में लिखी गई थी? याद रखिएगा, बंगाली भाषा में। किस भाषा में? बंगाली। और आनंद मठ भी किस भाषा में? बंगाली। और आपको बताए थे आनंद मठ को जो है कि बंगाली भाषा का ईसाई आपका जो है कि बाइबिल कहा जाता है, ठीक है। बंगाली भाषा का बाइबिल किस पुस्तक को? तो आनंद मठ को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कूली नाम का उपन्यास लिखा था जिसमें वह मानवीयता के कारण होने वाले सामाजिक कष्टों पर केंद्रित था? तो आपको बताएं, कूली नाम का जो उपन्यास है वह किसने लिखा है? तो याद रखिएगा, वह मुल्कराज आनंद ने लिखे हैं। कूली नाम का उपन्यास किसने लिखा है? तो मुल्कराज आनंद ने। और मुल्कराज आनंद का 2 पुस्तक और भी बहुत फेमस है। एक है अनटचेबल। कौन सा पुस्तक है? अनटचेबल पुस्तक है। वहीं इसका एक और पुस्तक है द लास्ट चाइल्ड। जैसे देखिएगा, आपको याद करवाते हैं, जैसे आप याद रखिएगा कि द लास्ट चाइल्ड पुस्तक बहुत बार पूछता है। द लास्ट चाइल्ड पुस्तक जो है बहुत बार पूछता है कि किसका है। तो याद रखिएगा, द लास्ट चाइल्ड पुस्तक किसका है? तो मुल्कराज आनंद का है। जैसे अगर कोई व्यक्ति को एक बेटा या और एक बेटी हो गया, ठीक है, तो वो बहुत खुश होते हैं, चलो भाई अब एक बेटा एक बेटी हो गया, अब हमको कोई टेंशन नहीं है, अब जो है कि हम जिंदगी काट लेंगे आराम से, ठीक है। तो इसका मतलब है, अब बोलता है कि अब हमको लास्ट जो हमको चाहिए था चाइल्ड, अब हमको वो प्राप्त हो गया है, अब हम आनंद है इसमें। क्या है? आनंद। तो याद रखेगा, द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद है। द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद है, ठीक है। उसके बाद वह जो है कि अनटचेबल हो जाता है। कैसे हो जाता है? अनटचेबल हो जाता है, याद रखेगा।
अनटचेबल। जब दो आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगा तो आप अनटचेबल रहिएगा। कैसे रहिएगा? अनटचेबल रहिएगा, याद रखिएगा, यानी कि आप टच करने से भी डरिएगा। तो इसका मतलब है अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा जो है कि मुल्कराज आनंद, यानी आनंद करके याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से किसने द डार्क रूम लिखी थी, जिसमें एक भारतीय महिला को पुरुष वर्चस्व का सख्त विरोध करते हुए दर्शाया गया है। तो याद रखिएगा द डार्क रूम। द डार्क रूम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर के नारायण है। कौन है? आर के नारायण। वही इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का एक और नाम है द गाइड। द गाइड है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, तीनों याद रखिएगा। द गाइड, बैचलर ऑफ आर्ट्स। आप लोग बीए किए होंगे, एक कोई बीएससी करता है, कोई बीकॉम करता है, कोई बीए करता है। तो जो बीए किए होंगे तो उनको पता होगा उसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स नामक पुस्तक के लेखक भी आर के नारायण है। वहीं आपका गाइड पुस्तक के लेखक भी कौन है? आर के नारायण है। वहीं आपका द डार्क रूम पुस्तक के लेखक भी कौन है? आर के नारायण। तो आपको हम जुगाड़ दे रहे हैं, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। आज के बाद ये तीनों पुस्तक का आप राइटर कभी नहीं भूल पाइएगा, ये मेरा गारंटी है। तो सुनिएगा, जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट आप लोग में बीए किए होंगे, बीए यानी आर्ट्स पेपर से ऑनर्स किए होंगे बीए, तो उनको पता होगा हम बीए कर लिए। ठीक है, हम बीए कर लिए। बीए जो हम लोग किए हैं, बताइए पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 जो भी पास किए होंगे, तो अक्सर आप लोग गाइड पढ़ के पास किए होंगे। क्या पढ़ के? गाइड। जो है हर एक यूनिवर्सिटी से जो है ना एगो गाइड निकलता है। ठीक है, जैसे भागलपुर टीएमबीयू में निकलता है, अलका गैस पेपर निकलता है, आप लोग पढ़ते होंगे। अलका गैस पेपर दीजिए, 20 रुपया 40 रुपया के हिसाब से देता है, और उसी से आप लोग जो है कि ऑनर्स पास कर जाते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? जो मुंगेर यूनिवर्सिटी से किए होंगे, मगध से किए होंगे या जहां से किए होंगे, एक शॉर्ट नोट्स आता है लगभग आर्ट्स वाले के लिए। साइंस में पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन आर्ट्स में लगभग जो है कि आप लोग यही गाइड पढ़ते हैं। यानी जो व्यक्ति बीए किए होंगे, एक पुस्तक हो गया बीए, दूसरा पुस्तक हो गया गाइड। कौन हो गया? गाइड। और जब आप बीए पास किए हैं गाइड से, तो बाद में चल के आप एक रूम में जाके पढ़िएगा तो आपको सब जो है ना, आपको क्या नजर आएगा? डार्क नजर आएगा, यानी आपको कोई अता पता नहीं चलेगा। तो याद रखिएगा द डार्क रूम, बीए और गाइड, तीनों पुस्तक के लेखक जो है याद रखिएगा। जब आपको समझ में नहीं आएगा रूम में, जब डार्क डार्क सब चीज झलकेगा, तो आप सीधा नारायण 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 सिर्फ नाम पुकारिएगा। तो एक बार फिर से आपको रिकॉल करवाते हैं। आप सीधा जैसे हम बोल रहे हैं वैसे कॉपी में लिखिएगा। देखिएगा, आप सबसे पहले बीए किए, मजा आ गया बीए। अब बीए आप कैसे, आपको मजा आ गया गाइड पढ़ के, एकदम हल्का हल्का ऑब्जेक्टिव रट के चल गए। ठीक है, उसके बाद में जब कंपटीशन में आप भिड़े, तो आप जो है कि आराम से आप रूम में जब शिफ्ट हुए तो आपको सब डार्क दिखने लगा। तो याद रखिएगा द डार्क रूम हो गया। उसके बाद उसके पहले आपको बताए गाइड, उससे पहले बताए बीए। तब जाके जब दिमाग लोड नहीं लेने लगा, जब क्वेश्चन भागने लगा एनसीईआरटी बेसिस पे, तो आप किनका नाम जपने लगे? नारायण नारायण। ठीक है, तो आर के नारायण ये तीनों पुस्तक के रचयिता हैं। भले आपको कम कंटेंट मिल रहा है, लेकिन दिमाग में सेटअप कंटेंट मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि एक पुस्तक है अनफिनिश्ड, पुस्तक के लेखक कौन है? अनफिनिश्ड। तो याद रखिएगा अनफिनिश्ड पुस्तक के जो लेखक हैं वह याद रखिएगा प्रियंका चोपड़ा है। कौन है? प्रियंका चोपड़ा। अब मेरे जुगाड़ पे आप बात कीजिए। आपको पता है प्रियंका चोपड़ा एक भारतीय हीरोइन है। ठीक है, भारतीय अभिनेत्री है। वो भारत के अंदर में शादी नहीं किए हैं, आपको पता है। भारत के अंदर में वो किसी व्यक्ति से शादी नहीं किए हैं, वो अमेरिका के निक जॉन से शादी किए हैं, एक आदमी से। तो इसका मतलब भारत का व्यक्ति उसको फिनिश्ड नहीं कर पाया, भारत का व्यक्ति उनको फिनिश्ड नहीं कर पाया। तो इसका मतलब वो अनफिनिश्ड रह गए, तब जाके वो विदेश में जाके शादी किए। तो याद रखिएगा प्रियंका चोपड़ा पुस्तक के लेखक, अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रियंका चोपड़ा है। अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियंका चोपड़ा। अगर उनको फिनिश्ड कर दिया रहता कोई इंडिया में, उनसे शादी कर लिए रहते, तो वो इस पुस्तक का रचना नहीं करते। बस आपको हम जुगाड़ दे रहे हैं, आप जुगाड़ से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ए सूटेबल बॉय,
ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा विक्रम सेठ। ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। वहीं इन एन इक्वल म्यूजिक आपको जुगाड़ दिए थे, जो मान लीजिए अगर दुकान में आप जाइएगा, 4 गो स्टाफ काम करेगा आपके दुकान में और आप मालिक रहिएगा, तो आप सेट कहलाइएगा। जब आप गाना बजाइएगा तो सभी स्टाफ आपका गाना इक्वल सुनेगा, यानी आप समझिएगा एन इक्वल म्यूजिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा विक्रम सेठ। वहीं आपका ए सूटेबल, आप जितना बॉय रखिएगा कम करने वाला सब सूटेबल रहेगा आपके यहाँ। तो ए सूटेबल बॉय इन इक्वल म्यूजिक, ये दोनों के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ। बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग बताइएगा, एन अनसूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? देखिएगा, एन अनसूटेबल बॉय और एक होता है ए सूटेबल बॉय, दोनों में अंतर है। यानी आपके यहाँ अगर आप दुकानदार हैं, आप सेठ हैं, तो अपने यहाँ जो स्टाफ रखिएगा या बॉय रखिएगा सब सूटेबल रखिएगा कि अनसूटेबल रखिएगा? तो सूटेबल रखिएगा। तो ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ, और सभी को इक्वल म्यूजिक सुनाइएगा, तो दोनों के लेखक हो गए विक्रम सेठ। लेकिन अगर आपसे बात करते हैं एन अनसूटेबल बॉय, एन अनसूटेबल, आपको पता है भारत के फिल्म इंडस्ट्री में एक व्यक्ति है करण जौहर का नाम सुने होंगे, ठीक है? करण जौहर को आप लोग जानते भी होंगे। तो करण जौहर अभी तक शादी नहीं किए हैं, आप लोग को पता है। अब उनके शादी नहीं करने के पीछे का रहस्य क्या है, ये तो किसी को पता है या नहीं है, तो खैर हम जुगाड़ देते हैं आपको। आपको पता है अगर वो सूटेबल रहते अपने आप में तो वो शादी कर लेते। हकीकत में जो करण जौहर है वो शादी अभी तक नहीं किया, और कुछ दिन पहले उनका स्टेटमेंट भी आया था कि हम जो है कि शादी करके जो है कि हम मतलब कि रिश्ता नहीं बना सकते हैं, मतलब रिश्ता बनाने लायक हम नहीं हैं, रिश्ता बनाने लायक हम या फिर शादी करने लायक हम नहीं हैं, जो है कि याद रखेगा ये करण जौहर का स्टेटमेंट था। इसका मतलब वो सूटेबल है कि अनसूटेबल है? तो बोलिएगा भैया अनसूटेबल है। तो अनसूटेबल पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर अनसूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनसूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक करण जौहर है। लेकिन सूटेबल बॉय, अच्छा सेठ जी, सूटेबल बॉय सब कौन रखता है? सेठ जी रखता है, याद रखिएगा, ठीक है? आप ये सब याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले कंटेंट पे चलते हैं। अगला कंटेंट हम लोग जो है कि करंट अफेयर्स का लेते हैं। आप लोग जो है कि बस लगातार बनकर रहिएगा, आपको फायदा होना एकदम गारंटी है। आप लोग करंट अफेयर्स को थोड़ा ध्यान में लेके पढ़िए, आपको हम बता रहे हैं। बताइएगा, वरुण घोष नाम के एक मंत्री ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ लिया? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊंचा राम मंदिर भी बन रहा है, आप लोग को बताए हम, याद रखिएगा। आपको ट्रिक दिए थे, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी लंबा लंबा छक्का मारता है या ऊंचा ऊंचा छक्का मारता है, तो सबसे ऊंचा राम मंदिर भी कहाँ बना? याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में बना। और ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर याद रखिएगा हाथ रखकर संसद में शपथ वरुण घोष ने लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हाल ही में गुजरात के अंदर में राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर? तो आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं या फिर अमित शाह, आप लोग अमित शाह का नाम सुने होंगे, तो अमित शाह है यानी वो शाह परिवार से संबंध रखते हैं। तो राजकोट जो स्टेडियम है वहां पर गुजरात में ही, वो भी सोचा कि अपने ही जाति के नाम पर रख ले। तो याद रखिएगा निरंजन शाह स्टेडियम। कौन शाह? निरंजन शाह। तो आप शाह भी अगर ध्यान में रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। ये सब जानते हैं काहे जुगाड़ दे रहे हैं। जब आप बहुत रट के जाइएगा या पढ़िएगा जितना भी ना, अगर आप जुगाड़ से याद नहीं रखिएगा तो एग्जाम में जीके है भैया नहीं याद रहेगा। हकीकत यही है, आपको याद रखवाने के लिए हम इतना कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। बस आप इसको पॉजिटिव वे में लग के, अगर आप मेरा अगर 2 महीना क्लास करते हैं, अगर आपको मार्केट में अगर आपको अलग विद्यार्थी के अंदर आपको अगर लिस्ट में नाम नहीं आ जाएगा तो फिर आप बोलिएगा। आप अगर अभी 400 बच्चा के बीच में टेस्ट मार रहे हैं तो अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो आप लोग परेशान होते होंगे, टेंशन होता होगा कि घर का भी प्रेशर आ रहा है, हमको पढ़ने में समझ में यहाँ नहीं आ रहा है, करे तो करे क्या। लेकिन आप एक बार मेरे पे विश्वास कीजिए, आप आगे बहुत वैकेंसी है, आपको सफलता हम पक्का दिलाएंगे, ये समझ लीजिए।
बस आपका मेहनत मेरे साथ, और आप दिन भर आप जो भी एग्जाम का तैयारी करते होंगे बस 1 से 2 टेस्ट लगाइए, 1 से 2 टेस्ट आप दिन भर में लगाइए, और कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ उसको आप बार बार जो है कि अंडरलाइन करके रखिए, और उसको बार बार आप जो है कि अपनी नज़र के सामने से गुजारने का प्रयास कीजिए। तो याद रखिएगा आप लोग कि राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पे, तो आपका माइंड होगा अरे यार अमित शाह बहुत जो है कि वहाँ पर चलता है उनका, यानी कि याद रखिएगा निरंजन शाह। कौन सा? निरंजन शाह स्टेडियम। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना, तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। कौन सा बना? उत्तराखंड। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और समान नागरिक संहिता या फिर आप लोग को पता है जो आपका अनुच्छेद 44 है जिसमें समान नागरिक संहिता हुआ गोवा में लागू है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है, तो याद रखिएगा कि एक आपको जुगाड़ देते हैं, जो व्यक्ति हमेशा चिल मारते रहता है, जो व्यक्ति हमेशा चिल मारते रहता है उसी को अपने जिंदगी का अता पता नहीं रहता है। तो याद रखिएगा चिली के राष्ट्रपति जो है हवाई दुर्घटना में मौत हो गया है। चिली के राष्ट्रपति, कौन देश के राष्ट्रपति? चिल, यानी जो चिल मारते रहता है, हमेशा इंजॉय करते रहता है जिंदगी में, उन्हीं का देहांत जो है कि हेलीकॉप्टर में हुआ है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया, तो सरकार गांव के द्वार, यानी सरकार के द्वार, सरकार के द्वार आपको पता है मोदी सरकार के द्वार या सरकार के द्वार अगर पूछेगा क्वेश्चन, देखिए मेरा क्वेश्चन आपको जुगाड़ दे रहे हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार, यानी एगो द्वार एगो सरकार, याद रखिएगा। आपको पता है सरकार के द्वार अभी जो एक महिला पहुंची है, सरकार के द्वार जो हाल ही में एक महिला पहुंची है वो आपको पता है कंगना रनौत जो है कि संसद बनकर सरकार के द्वार पहुंची है। और कंगना रनौत का ओरिजिनल घर कहां है, तो हिमाचल प्रदेश है। आप लोग को पता है हिमाचल प्रदेश का एक जगह है मंडी, मंडी का नाम सुने होंगे। मंडी लोकसभा से ही वो सांसद इस बार चुनी गई है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो याद रखिएगा सरकार आपके द्वार, यानी सरकार के द्वार पर कौन पहुंच गई भैया, तो कंगना रनौत पहुंच गई इस बार। और कंगना रनौत कहां से? मंडी से। कहां से? मंडी से। वो सब्जी मंडी जो सब जगह लगता है वो ना है, मंडी नाम का एगो शहर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट लॉन्च किया? याद रखिएगा रूस ने। सोयूज रूस, सोयूज रूस, सोयूज रूस, सोयूज रूस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अगला क्वेश्चन किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दिया है, तो जादुई उपचार आप लोग को पता है कि अभी हाल ही में एक बाबा बहुत फेमस हो रहे हैं। आप लोग को पता है कंबल वाला दादा, आप लोग सुने होंगे, जो कि कंबल को ढक देता है शरीर पे, उसके बाद पैर पकड़ के खींच लेता है, बस आदमी जो है कि सीधा हो जाता है, चलने लगता है। तो इसका मतलब इस तरह का जो उपचार है यह जो है कि अभी हाल ही में के दिनों में या फिर कहीं पर जादू मंत्र झाड़ के या फिर आपका एक जादू टोना कुछ से कुछ जो है कि खिला पिला के आदमी लोग को जो सही किया जाता है, इस पर जो प्रतिबंध लगाया, यानी सीधा जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला जो हाल ही में कौन सा राज्य का कैबिनेट बना, याद रखेगा असम। जादुई में 3 अक्षर, असम में 3 अक्षर, जादुई में 3 अक्षर, असम में 3 अक्षर। तो जादुई उपचार पर प्रतिबंध कौन लगाया, तो असम लगाया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग को KPP नाम्बियार पुरस्कार हाल ही में किस व्यक्ति को दिया गया, तो याद रखिएगा KPP नाम्बियार पुरस्कार हाल ही में एस सोमनाथ को दिया गया। किसको दिया गया? एस सोमनाथ को। आगे बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो याद रखिएगा 15 लाख। कितनी कर दी गई, तो याद रखिएगा 15 लाख कर दी गई। कितनी कर दी गई, याद रखिएगा 15 लाख कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया है, तो चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया है, चंद्रशेखर ने। आगे बढ़ते हैं। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है, तो कॉक से। किससे बनाया जाता है, कॉक से। आगे बढ़ते हैं। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होता है, तो बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। और दूध निकालने के लिए या फिर दूध से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्र बल का प्रयोग किया जाता है। किस बल का, अपकेंद्र बल का। और जो कपड़ा धोने वाला मशीन होता है वो भी अपकेंद्र बल पे काम करता है। लेकिन मौत का कुआं या लट्टू वगैरह हुआ तो वो
अभिकेंद्री बल पर। आगे बढ़ते हैं। जंग लगने पर लोहे के भार में कौन सा परिवर्तन होता है? याद रखिएगा, भार बढ़ जाता है और यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। और लोहा के जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 × XH2O। जंग का सूत्र या रस्ट का जो सूत्र होता है वह होता है Fe2O3 × XH2O। आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन कहलाता है? हिप्पोक्रेट्स। कौन कहलाता है? हिप्पोक्रेट्स। वही वनस्पति शास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो थियोफ्रेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? हीमोफीलिया। किस रोग में? हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया रोग को शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की। कुपोषण देखते होंगे बच्चा सब में पेट निकल जाता है, शरीर का जो है कि वृद्धि अच्छा से नहीं होता है, तो वह कुपोषण का शिकार होता है। तो इसका मतलब बच्चों में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन जो होता है वह सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है और प्रोटीन का खोज बर्जीलियस ने किया है। और प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो अम्ल के बने होते हैं और प्रोटीन के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो याद रखिएगा, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि यहाँ पर होता है और थाइमस ग्रंथि जब विलुप्त हो जाता है तो बुढ़ापा आ जाता है। और बुढ़ापा आने पे जब थाइमस ग्रंथि विलुप्त हो जाता है तो याद रखिएगा उसका यादाश्त भी खत्म होने लगता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा। किस ग्रंथि के द्वारा? एड्रीनल ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं। दूध को किस तापमान पर पास्चुरित किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस। 62 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गेमेक्सिन। क्या नाम है? गेमेक्सिन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी या फिर रेगुड़ मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी। और इसी काली कपासी मिट्टी को जो है कि बिना जुताई वाला मिट्टी भी कहते हैं या फिर स्वतः जुताई वाला मिट्टी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला और सबसे अधिक विस्तार इसका कहाँ में है? तो महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में है, जो कि कपास के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रीनल ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से। और याद रखिएगा, रक्तचाप पर कंट्रोल भी कौन करता है? एड्रीनल ग्रंथि करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा, मस्तिष्क। और मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो मुर्गी से। आगे बढ़ते हैं। द्रव में उष्मा का सर्वोत्तम वाहक कौन है? पारा। कौन सा है? पारा। याद रखिएगा, पारा। और पारा यानी Hg। पारा यानी Hg। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 80। पारा 80। पारा 80। पारा 80। आगे बढ़ते हैं। तारा का टिमटिमाना किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। आगे बढ़ते हैं। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव में कशेरुकों की कुल संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोमा किसका रोग है? नेत्र का। ग्लूकोमा किसका रोग है? नेत्र का। ग्लूकोमा किसका रोग है? नेत्र का। आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, पालक के पत्ते में ऑक्जेलिक अम्ल, और जंग से लगे धब्बों को हटाने के लिए भी ऑक्जेलिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डायनासोर थे एक मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर एक क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप। आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रण बनाता है? तो हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रण जो बनाता है वह कार्बन बनाता है, और कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। वहीं आपका हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफिन या चारकोल, ये सब किसका अपर रूप है? याद रखिएगा, कार्बन का। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करने का प्रयास करते हैं। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जो है कि हमारे इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा अपने दोस्तों में। बस आपके एक शेयर या सब्सक्राइब से जो है कि हम जो है कि आपके लिए मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग अधिक से अधिक वीडियो बनाएं। बहुत बड़े बड़े टीचर जब आते हैं पहले वो बोलते हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लेकिन एक छोटे से चैनल पे जो है कि हमको ये सब बोलने का आदत ही नहीं है, या फिर समझ सकते हैं कि हमको सिर्फ कंटेंट से मतलब रहता है, या फिर आपको मोटिवेट करने से मतलब रहता है, या फिर जो हकीकत बात रहता है उसको रूबरू कराने से रहता है कि आप कहीं गलत ट्रैक पे भटक ना जाए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी भी बता रहे हैं, आप लोग रात के 10 बजे टेलीग्राम पर सेट लगाना नहीं भूलिएगा। एक से एक कंटेंट मिलेगा आप लोग उस कंटेंट को अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, और एक शॉर्ट नोट्स की तरह जब बन जाएगा तो आप लोग जो है कि अच्छे से जो है कि तैयारी कर सकते हैं उससे जल्दीबाजी में। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।